राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। नरेंद्र सरेंडर। राहुल जी आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन बने हुए हैं और अपनी कांग्रेसियों की एक ऑडियंस सामने बिठा लेते हैं, उनके सामने कॉमेडी करते हैं, जोक्स मारते हैं, पब्लिक ताली बजाती है। अभी उनका लेटेस्ट जो स्टैंड अप कॉमेडी का परफॉर्मेंस आया है, उसमें जो उनका लेटेस्ट जोक है वो है नरेंद्र सरेंडर। अब आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मोहल्ले में एक बड़े मियाँ थे। तो बड़े मियाँ लोगों को अक्सर शौक होता है बड़ी उम्र में शादी करने का। शादी भी जवान लड़कियों से, बच्चियों से करते हैं, 16 साल की। और खैर चलिए उस पर जाएंगे नहीं, वो अलग विषय हो जाएगा। कितने साल की से कर लेते हैं ये इस पे छोड़िए। तो बड़े मियाँ ने शादी कर ली। तो मोहल्ले के लौंडे बहुत खुश। किसी ने लौंडे तो पूछ लिया कि भाई बड़े मियाँ की शादी है, साला तुम लोग पिछले 4 घंटे से डांस कर रहे हो, ये क्या चक्कर है। तो लौंडे मुस्कुराने लगे धीरे धीरे कि जी शादी बड़े मियाँ की है पर लॉटरी तो हमारी लगी है। एक ये छोटा सा चुटकुला है। एक बार ए एंटनी साहब एक रक्षा मंत्री हुआ करते थे। उनसे संसद में पूछा गया कि भैया तुम ये जो चाइना बॉर्डर पे लेह लद्दाख और ये तुम्हारा ये पूरा लाहौल स्पीति वाला जो इलाका है, इसमें सड़कें क्यों नहीं बना रहे हो और आर्मी को इतनी दिक्कत होती है। तो एक एंटनी साहब ने बड़ा मजेदार जवाब दिया था। बोला साहब देखो हम हैं, हमारी उम्र है 80 साल और अगर हम लेह लद्दाख में और लाहौल स्पीति में सड़क बनाएंगे तो वो होगी 16 साल की लौंडिया। वो सड़क है 16 साल की लौंडिया। तो हम 80 साल के 16 साल की लौंडिया लाएंगे, मजे तो चीन लेगा। ये एक एंटनी साहब ने संसद में कहा था। मतलब शब्द ये नहीं थे, भाव यही थे कि सड़क हम बनाएंगे, मजे चीन लेगा। क्यों? क्योंकि उन सड़कों पे चीन के ट्रक चल के दिल्ली तक आ जाएंगे। ये एन ए चाइना दिल्ली तक घुस आएगा उन्हीं सड़कों और उन्हीं ब्रिज पे चल के। इसलिए हम सड़क नहीं बना रहे, सड़कें हमने टूटी रखी हुई हैं। ये एक एंटनी का संसद में बयान है। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था भारत सरकार को अपनी सेना पे या अपने पे कि हम चाइना को रोक सकते हैं। फिर तब मोदी जी की सरकार आई। तो जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या हुआ उसका किस्सा मैं सुनाता हूं आपको। मुझे है मोटरसाइकिल पे हिंदुस्तान घूमने का शौक। मैंने ले ली थंडरबर्ड 500 सीसी। अब ये बात है करीब 7-8 साल पुरानी। उस जमाने में बड़ा क्रेज हुआ करता था कि लौंडे लफाड़ी जो हैं मोटरसाइकिलें बुलेट ले लेके ले लद्दाख जाया करते थे। और ले लद्दाख का ट्रिप बड़ा मतलब लौंडों में बड़ा क्रेज था इस चीज का। अब तब हमने कहा हम भी जाऊंगा। जब मैंने बुलेट ली थंडरबर्ड तो मैंने कहा मैं भी जाऊंगा। मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो मेरे दोनों लड़के कहते आप पागल हैं, आपका दिमाग खराब हुआ है। आप अच्छा मैं भी, लोग ग्रुप में जाते हैं। मैंने कहा मैं तो सोलो जाऊंगा भाई। तो मेरा छोटा बेटा अभी रिसेंटली वो लेह लद्दाख करके आया था। कहते आपका दिमाग खराब है, आप अकेले जाएंगे तो इस बुढ़ापे में टांगे तोड़वानी है क्या, ये कर हो जाएगा वो हो जाएगा। अबे मैंने कहा कुछ ना होता। तो सब उन्होंने मुझे डराना शुरू किया। पर मैं तो आई वॉज डिटरमाइंड। तो उन्होंने कहा ये भी रख लो ना, ये भी रख लेना, ये रख लेना, बर्फ वो गमबूट्स भी रख लेना, बर्फीला पानी होता है, या होता है वह होता है। मतलब जबकि जून के महीने में जाना था।
आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे तैयारी करने में और पैकिंग करने में 15 दिन लगे थे। मैंने सामान मतलब पीछे सैडल बैग में पैकिंग शुरू की भाई। अच्छा, क्या वहां पे ले जाने की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? इतना एडवेंचरस ट्रिप क्यों माना जाता था? क्योंकि मनाली से लेह के बीच में वाटर क्रॉसिंग्स होती थी। वाटर क्रॉसिंग्स मतलब ग्लेशियर्स का जो पिघल के जो बर्फीला पानी आता था नदियों नालों में, वो सड़क के ऊपर से बहता था। तो आप यूं समझ लीजिए कि हर आधे किलोमीटर बाद सड़क पे एक बर्फीले पानी की नदी बह रही है, जिसमें इतने बड़े बड़े रोड पे इतने बड़े बड़े पत्थर और पानी। पानी कितना? 1-1, 1.5 फुट। उस सड़क पे जो नदी बह रही है उसकी लंबाई कहीं 50 मीटर, कहीं 100 मीटर, कहीं 20 मीटर। और पूरा यूट्यूब द वाटर क्रॉसिंग्स ऑफ लेह लद्दाख से भरा पड़ा था कि चार लड़के मिलके एक बाइक को किसी तरह उस पानी में से निकाल रहे हैं, और फुल एक्सीलेटर दे रखा है लौंडे ने, निकल नहीं रही उससे बाइक। तो अपन मेंटली प्रिपेयर होके गए थे, इसीलिए वो कह रहे थे कि बर्फीला पानी होता है। अकेले कहते वहां तो 4 लोग मिलके एक बाइक नहीं निकाल पाते, आप अकेले बाइक कैसे निकालोगे? वो बूढ़ा आदमी। मैंने कहा चल मैं निकाल लूंगा। सब मैं चल पड़ा। तो मैंने शुरू किया था अपना टूर। चंडीगढ़ से मैं पहले लाहौल स्पीति वाला किया, नाको ताबो काजा ये सब करते हुए, फिर आया इधर ग्राम्फू से फिर मैं लेह लद्दाख की तरफ चल पड़ा। वैसे आमतौर पर ये 2 अलग सर्किट होते हैं, दोनों को लोग मिक्स नहीं करते। मैंने कहा नहीं भैया, हम तो एक ही झटके में लेह लद्दाख भी करेंगे और स्पीति भी करेंगे। स्पीति आराम से हो गया था, हालांकि स्पीति में भी बड़ी भयंकर वाटर क्रॉसिंग्स थी, 50 एक थी। उसके बाद साहब हम पहुंचे मनाली लेह वाली रोड पे। तो 10, 20, 50, 100, 200, 300 किलोमीटर बाइक चला दी। सारे तंगलंगला फंगलंगला सब पास हो गए। तो मैंने कहा यार ले तो आ गया, वाटर क्रॉसिंग एक भी नहीं आई, जबकि मैंने तो खुद अपनी आंख से देखी थी यूट्यूब पे। तो फिर वहां पे ना कुछ लोग मेरे साथ साथ कुछ और ग्रुप्स भी चल रहे थे। तो एक जगह हम लोग ना ब्रेकफास्ट के लिए रुके और राजमा चावल खा रहे थे। तो मैंने कहा यार वो वेयर आर ऑल दो फेमस वाटर क्रॉसिंग्स? नो, देयर आर गॉन। एक साउथ इंडियन था, वो भी बड़ा सीनियर राइटर था। नो नो नो, द डेज आर गॉन मैन, व्हाट हैपेंड टू देम? कहता गडकरी मेड ऑल द रोड्स। मैंने कहा यार 70 सालों में जो रोड नहीं बनी। मैंने कहा पर पिछले साल तो थी वो सारी वाटर क्रॉसिंग्स, क्योंकि मेरा बेटा पिछले साल ही होके आया था। बोलो ना ना, इस साल गडकरी ने सारी वाटर क्रॉसिंग्स पे ब्रिजेस बना दिए। तो मैंने कहा ऐसे यार रातों रात कैसे साला ब्रिज होता है? वो तो कई साल लगते हैं बनने में। बोलो ना ना, ऐसा कुछ नहीं था। रोड पे सिर्फ एक पाइप डालना था, वो जो मोटा वाला स्पन पाइप होता है ना, खाली जहां से वो नाला बह रहा है उस पे 1 या 2 स्पन पाइप डाल दो और एक छोटा सा ब्रिज बना दो, तो पानी उस ब्रिज में से, उस पाइप में से क्रॉस कर जाएगा। तो वो जो वाटर क्रॉसिंग जो सड़क पर नदी बह रही थी वो उस पाइप में से बहने लगेगी, रोड क्लियर हो जाएगा। 6 महीने के अंदर गडकरी साहब ने या मोदी जी ने लेह लद्दाख की सारी वाटर क्रॉसिंग खत्म कर दी। आज आप लेह से मनाली से ले चले जाओ, एक सिंगल वाटर क्रॉसिंग नहीं मिलती आपको, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन मिलता नहीं। हाँ, वो रोड जो है ना बहुत अच्छा बन रहा है, तो उसके आगे क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद साहब हम गए आगे। मैं तो गया था तुरतुक तक, और वो जहां सियाचिन का बेस कैंप है, शानदार सड़क है। एक वहां पे एक सियाचिन का बेस कैंप है, उसको दौलत बेग ओल्डी एक जगह है, उसके आगे सियाचिन का बेस कैंप है। दौलत बेग ओल्डी तक ऐसी सड़क है जैसे दिल्ली में, दिल्ली शहर में, बल्कि दिल्ली शहर की सड़क फिर भी टूटी हुई मिलेगी। 10 साल केजरीवाल राज कर गया ना, जैसी एक शानदार सड़क होती है ना। मतलब मुझे याद है लोग बताते थे कि लेह से दौलत बेग ओल्डी
ए के एंटनी के जमाने में, सोनिया गांधी के जमाने में 3 दिन में आर्मी का ट्रक पहुंचता था। आजकल सुबह चलता है, शाम को दौलतपुर गोल्डी खड़ा होता है, 100 की स्पीड से चलता है फौज का ट्रक। इतनी शानदार रोड बनाई है बीआरओ ने, मोदी जी ने बनवाई है। क्यों? क्योंकि मोदी जी को ये कॉन्फिडेंस है, ये चाइना की औकात नहीं है कि दिल्ली चढ़ाएगा, दिल्ली तो छोड़ दो, हम 1 इंच नहीं घुसने देंगे। पर चाइना के सामने सरेंडर किसने कर रखा था? आज तक कांग्रेसियों ने सरेंडर किया था कि लेह लद्दाख में और लाहौल स्पीति में इनकी सड़क बनाने की हिम्मत नहीं थी कि सड़क तो हम बनाएंगे, चलेगा चाइना उस पे। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस और इसे कहते हैं सरेंडर। ये नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस था कि बनाओगे सड़क, हम देखेंगे सड़क कौन आ जाएगा। और सरेंडर क्या होता है कि ना 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 सड़क मत बनाना, सड़क हम लौंडिया हम ब्याह के लाएंगे, मजे चीन लेगा। इसे कहते हैं सरेंडर। राहुल गांधी जी, सरेंडर पता क्या होता है? कि आपने, आपके बाप दादाओं ने, जिसका वो गांधी जिसका तुम फर्जी सरनेम लिए घूमते हो ना, उसने और तुम्हारे वो जो नेहरू था, उन्होंने किया था सरेंडर जिन्ना के सामने, जिन्ना की पॉलिटिक्स के सामने, मुस्लिम लीग के सामने। वो था सरेंडर जब देश के तुमने 3 टुकड़े कर दिए थे। सरेंडर वो था कि भारतीय सेनाएं खदेड़ रही थी, इसके बावजूद तुम यूएन में जा चले गए और आज भी इतना बड़ा 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तुमने पीओ के रूप में दे रखा है। इसे कहते हैं सरेंडर। सरेंडर वो होते हैं जो तुम्हारे बाप ने, दादा ने, तुम्हारी दादी के बाप ने, जो 45,000 किलोमीटर का अक्साई चिन्ह इनको पीट के, इनके पिछवाड़े में बांस करके, नेहरू जी के, जब चीन ने 1962 में 45,000 किलोमीटर भारत की जमीन कब्जा की थी ना, सरेंडर वो था। सरेंडर तुम्हारी दादी ने किया था जब तुम्हारे पास 93,000 युद्धबंदी बंद थे। इसके बावजूद तुम्हारी दादी शिमला गई और रशियन लॉबी के सामने सरेंडर करके वो 93,000 सैनिक वापस कर आई। पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने 56 युद्धबंदी वापस मांग ले, कश्मीर का इशू रिजॉल्व कर ले। तुम्हारी दादी की इतनी औकात नहीं हुई। उसे कहते हैं सरेंडर। और सुनो, सरेंडर के किस्से सुना रहा हूं ना। यूनियन कार्बाइड की गैस लीक हो गई भोपाल में। तुम्हारा बाप प्रधानमंत्री था, यूनियन कार्बाइड की गैस लीक हो गई भोपाल में। ऑफिशियल फिगर तो है 3-3,500 का, पर एक्चुअली बाद में जो जहरीली गैस और फेफड़े गल जाने की वजह से जो लोग मरे, वो टोटल फिगर जाएगी कम से कम 25 से 30,000। एक रात में 3,500-4,000 आदमी मरे थे जहरीली गैस से। यूनियन कार्बाइड की गैस लीक हुई थी। एंडरसन था यूनियन कार्बाइड का मालिक, उसको भोपाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आया था तुम्हारे बाप को, और तुम्हारे बाप ने अर्जुन सिंह, जो मध्य प्रदेश का सीएम होता था, उसको फोन किया कि वो एंडरसन को लेके दिल्ली आओ। तो भोपाल में एंडरसन को अपने स्टेट प्लेन में बिठा के अर्जुन सिंह, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, दिल्ली लेके आए। और पालम एयरपोर्ट पे जब उनका स्टेट प्लेन उतरा तो एंडरसन के लिए एक चार्टर्ड प्लेन तैयार खड़ा था। एंडरसन को उस चार्टर प्लेन में बिठाया गया और भारत से जाने दिया गया, जबकि वो 4,000 लोगों की हत्याओं का दोषी था, वो और उसकी कंपनी। ये क्यों राजीव गांधी ने छोड़ा? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आया था कि एंडरसन को छोड़ दो। और कब? जिस दिन हादसा हुआ है उसके 24 घंटे के अंदर खुद स्टेट प्लेन में बिठा के भोपाल से दिल्ली लाया था अर्जुन सिंह। तुम्हारे बाप ने कहा था छोड़ दो,
अमेरिका मेरे बाप का फोन आया, राहुल जी सरेंडर इसको कहते हैं, और जिसको तुम सरेंडर कर रहे कह रहे हो ना, कल ही एक नया डोसियर दिया है कि जी नहीं, 11 नहीं, 20 एयरबेस ठोके, 11 नहीं ठोके। वो जो 9 बता रहे हैं ना, 9 आतंकी अड्डों पे हमला किया, जी नहीं, टोटल एयरबेस और आतंकी अड्डे मिला के अभी तक जो संख्या आई है दैट इज 28। और पाकिस्तान को 300 किलोमीटर तक अंदर घुस के मारा है। इसको सरेंडर नहीं कहते सर, इसको जो भोजपुरी में कहते हैं वो मैं शब्द यहां बोलना नहीं चाहता। राहुल जी आप तो हॉस्टल में रहे हो, काफी स्मार्ट क्यूट लौंडे थे, आपको तो पता है हॉस्टलों में सीनियर लौंडे क्या करते हैं आपके जैसे क्यूट कमसिन बच्चों के साथ। वो काम किया है पाकिस्तान के साथ? आप कह रहे हो सरेंडर किया है। एक रात में साला आधा पाकिस्तान उड़ा दिया, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे खतरा हो गया, एक एयरबेस नहीं छोड़ा लैंडिंग के लिए। आज तो ये भी खबर आई है कि कुछ कैंप्स, कुछ ऐसे एमिनेशन डंप्स थे जहां पूरा का पूरा आर्सेनल रखा था मिसाइल्स का, ये गौरी और गजनी और ये सब जहां जहां रखी थी ना, वो पूरा एमिनेशन डंप ही उड़ा दिया। वो किरना में पता नहीं है अब तो ये भी बात है कि किरना हिल्स पे जो आलू प्याज रखा था वो पाकिस्तान का था ही नहीं, वो तो अमेरिका का था, अमेरिका की फटी पड़ी है। अमेरिका ने किसी तरह हाथ पैर जोड़ के सीजफायर कराया कि अरे भैया लीक वीक हो गया यार, देखो मर जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे, अरे मोदी जी प्लीज रुको यार, एक तो साला तुमने बम यहाँ मार दिया यार, ये कौन सा तरीका होता है यार, अबे वहां हमारा आलू प्याज रखा है यार, वहां बम मार दिया तुमने। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के ट्रंप साहब ने रुकवाया था। अगर और अभी कल कल हमने इस पे वीडियो किया है कि नूर खान बेस पे अमेरिकन ने कब्जा कर लिया है और वहां बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये नहीं पता क्या ला रहे हैं और ये नहीं पता क्या लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अमेरिका का जितना आलू प्याज किरना हिल्स में रखा था किसी तरह वो निकाल के ले जा रहे हैं। एक और खबर है कि जब बम मार दिया अंदर हैंगर में, इसमें उसमें जो अंडरग्राउंड हैंगर्स भी बनाए जाते हैं, जो डंप्स होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, कंक्रीट के होते हैं, उसको मारी ब्रह्मोस, उड़ गया साला सब कुछ अंदर, 50-100 पता नहीं कितने आदमी मर गए, कितना इक्विपमेंट, कितना क्या कुछ उसके अंदर तबाह हो गया। अब उसको खोद के निकालेंगे तो सारी दुनिया देखेगी। सेटेलाइट ऐसे नहीं देखते, सेटेलाइट से देखती है। तो उन्होंने कहा साला निकालो ही मत। 10-20-50 आदमी मर गए ना, इक्विपमेंट मर गया, हवाई जहाज तबाह हो गए। बोला मिट्टी पाओ जी, पंजाबी में कहावत ओ जी छड्डो मिट्टी पाओ। एक और होता हमारे यहाँ पूर्वांचल में, गांव में, पुराने जमाने में ये बच्चा टट्टी कर देता था ना, और मदर्स बेचारी कहीं किचन में कहीं इधर उधर बिजी है, तो फॉर द टाइम बिंग जो है ना वो बच्चे की टट्टी पे मिट्टी राख डाल देते थे कि मक्खियां मक्खियां ना बैठे, देखने में बुरा ना लगे, और बाद में उठा के फेंक देंगे। तो पाकिस्तान मिट्टी पा रहा है, पता नहीं कितने आदमी मर गए उसके अंदर ही। बोला यार खोद के निकालने की जरूरत नहीं, इसी को कब्र मान लो। अब 30 कब्रिस्तान बना दिए पाकिस्तान के। पाकिस्तान का साला आधा आर्मी आर्मी इंस्टॉलेशन, आधी एयरफोर्स कब्रिस्तान बना दी। आप कह रहे सरेंडर? आपको पता भी है सरेंडर क्या होता है राहुल जी? आप अब आप मतलब कॉमेडी कर रहे हो, मतलब शर्म आनी चाहिए यार। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल जी, आप, आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। यू आर नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडियन, आपको बात वो बोलनी चाहिए। अच्छा तुम कह रहे हो नरेंद्र सरेंडर, ये बात तो आज तक किसी पाकिस्तानी लीडर ने नहीं कही, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नहीं कही, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कही, यहां तक कि वो हाफिज सईद वगैरह वो सब जो हैं उन्होंने भी ये बात नहीं की कि इंडिया ने सरेंडर किया।
आप कह रहे हो इंडिया ने सरेंडर किया। कल एक और खबर आई है कि पता नहीं अजहर मसूद के परिवार के 21 लोग उस अटैक में, जो इंडिया ने ब्रह्मोस मारी है ना उसके अड्डे पे, 21 आदमी उसकी फैमिली के मरे और 21 ताबूत रखे थे जिसपे उनके डेथ की डेट 7 मई लिखी हुई है, क्योंकि 7 मई सुबह 1:20 पे वो मिसाइल हिट की थी आतंकी अड्डे पे। मतलब साला अजहर मसूद का पूरा खानदान खत्म कर दिया, कब्रिस्तान बना दिया, उसकी मस्जिद को, मदरसे को। आप कह रहे हो मोदी ने सरेंडर कर दिया। आपको पता भी है सरेंडर होता क्या है? सरेंडर वो होता है जब तुम्हारी दादी के बाप ने चाइना में के सामने किया था 1962 की लड़ाई में। इसलिए हमको, भारत देश को सरेंडर का मतलब मत समझाओ। आप अपना थोड़ा सा स्तर सुधारें, पॉलिटिक्स कीजिए, बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिक्स करनी चाहिए, मोदी की आलोचना कीजिए, पर जब आप सरेंडर जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो सरेंडर फौज करती है। पाकिस्तान ने सरेंडर किया था जब, तो पाकिस्तान की फौज ने अपना रिवॉल्वर, अपनी बेल्ट और अपनी टोपी निकाल के जनरल साहब को सौंपी थी। उसे कहते हैं सरेंडर। सरेंडर वो होता है जब पाकिस्तान की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था हमारे आर्मी के एक जनरल को ढाका कैंटोनमेंट में, गार्ड ऑफ ऑनर। पूरी पाकिस्तान की साली वहां आर्मी ऐसे सैल्यूट मार रही थी हमारे जनरल साहब को, वो होता है सरेंडर। यहाँ अजहर मसूद का पूरा खानदान उड़ा दिया था। पाकिस्तान के पास कोई एयरबेस नहीं बचा जहां से टेक ऑफ कर सके। हैंगर में खड़े खड़े साले, पता नहीं आज तक एरोप्लेन की गिनती नहीं आई आज तक कि कितने मारे हैं। आपके तो सरेंडर कर दिया। हाँ ठीक है, ट्रंप ने फोन किया होगा। बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आपस में एक दूसरे से इसी तरह बात करते हैं। हॉटलाइंस होती हैं, इमरजेंसी कॉल्स आती हैं, रात को 2 बजे भी कॉल्स आती हैं, होती है, बातचीत हुई होगी। ट्रंप ने कहा होगा, अरे भैया वहां हमारा आलू प्याज रखा है, जहां साले तुमने बम मार दिया, वो भाई रुक जाए यार, हमें उठा लेने दे भाई। हो सकता है ये कह के सीज फायर कराओगे, दो बस थोड़े दिन रुक जाओ, हम अपना माल निकाल लें वहां से, क्योंकि माल बड़ा सेंसिटिव है हमारा। अगर वो सड़ गया वहां तो बहुत बदबू फैलेगी पाकिस्तान में। न्यूक्लियर माल है। पता नहीं किन कारणों से सरेंडर हुआ, और सरेंडर बोल रहा हूं मैं, पता नहीं किन कारणों से जो है सीज फायर करना पड़ा, वो युद्ध रोकना पड़ा। ये कारण तो आगे निकल के आएंगे कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या कॉल आई थी, ऐसी क्या बातचीत हुई थी कि मोदी ने कहा ठीक है अच्छा चलो रुक जाते हैं 10-15 दिन, 1 महीना। इसलिए देश को गुमराह मत कीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, पर देश को नीचे दिखा के पॉलिटिक्स मत कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।